हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आई हूँ। इसका आज का टॉपिक है 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र। 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र ये आपके सुपर टेट के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र। 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र, देखिए ब्रिटिश सरकार जो थी जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन हुआ था 1600 में, तो उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। फिर व्यापार करने से लेकर उनका उद्देश्य आगे बढ़ा तो उन्होंने सोचा कि वो भारत पर शासन करेंगे और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए उनको भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करना जरूरी था, जिससे कि भारतीय लोग समझें कि जो ब्रिटिश कंपनी के लोग हैं वो भारत का हित चाहते हैं। तो हर 20 वर्ष में आज्ञा पत्र रिन्यू होता था, हर 20 वर्ष में। तो इसके पहले 1793 में आज्ञा पत्र आया था और 1813 में इस आज्ञा पत्र को रिन्यू होना था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 का जब आज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए गया तो इस आज्ञा पत्र में रॉबर्ट विल्बरफोर्स के विचारों को सहमति दी गई। और रॉबर्ट विल्बरफोर्स का विचार ये था कि यूरोपीय ईसाई मिशनरी भारत में आवागमन के लिए प्रतिबंधित ना रहें, यानी कि वो जब भी चाहें यूरोपीय ईसाई मिशनरी जो थे वो जब चाहें तब भारत में आए और कभी भी व्यापार कर सकते हैं, कभी भी शासन कर सकते हैं। इस चीज के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने कही कि ईसाई मिशनरी भारत में जाकर वहां ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट से विशेष छूट मिलनी चाहिए। यानी कि विल्बरफोर्स थे, उनका ये भी मानना था कि भारत में जाकर ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और पार्लियामेंट में उनको इस बात के लिए छूट भी मिलनी चाहिए। आज्ञा पत्र में कुछ धाराएं जोड़ी गई थी, उन धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और वहां ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार करने की छूट होगी। वही विल्बरफोर्स की जो विचार था कि भारत में वो कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। और दूसरी बात, ईसाई धर्म और इस जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसका प्रचार प्रसार करने की छूट इन यूरोपीय मिशनरियों को दी जाएगी। यहाँ विशेष ध्यान दिया जाए कि भारतीय शिक्षा का अधिकार यूरोपीय शिक्षा है, यानी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की जो बात कही गई है वो यूरोपीय शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए भारत में बात करी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आज्ञा पत्र दिया गया कि वह अपने शासित प्रदेशों में ईसाई मिशनरियों की रहने की व्यवस्था अथवा विद्यालय की व्यवस्था और शिक्षा के प्रसार प्रचार में सहायता करे। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो भारत में आकर अपने व्यवसाय को फैलाएं, अपने व्यापार को फैलाएं और इसके लिए विद्यालय की व्यवस्था और शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और इस आज्ञा पत्र की 1813 के आज्ञा पत्र की मुख्य बात ये वाली बात थी कि कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा भारत में प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रखरखाव के लिए और उसके विकास के लिए और विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए खर्च की जाएगी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो 1813 आज्ञा पत्र लाया उसमें ये मुख्य धारा जोड़ी कि हर वर्ष भारत में कंपनी 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करेगी, जिसमें साहित्य के रखरखाव और विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए बात कही गई। विद्वानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और साहित्य का रखरखाव किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे साहित्य और विद्वान और साहित्य वर्ड को इंक्लूड किया गया है, इससे रिलेटेड ये स्पष्ट बात नहीं कही गई थी कि ये जो साहित्य होगा ये भारतीय साहित्य होगा या फिर अंग्रेजी साहित्य होगा। तो किस साहित्य को बढ़ावा देना है, किस साहित्य का विकास करना है, ये बात इस आज्ञा पत्र में स्पष्ट नहीं की गई। और विद्वानों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई, तो विद्वानों के संबंध में कि भारतीय विद्वान या फिर अंग्रेजी विद्वान, किन विद्वानों के बारे में
किन विद्वानों को प्रोत्साहन के बारे में खर्च करने की बात कही जा रही है, ये सारी चीजें इस आज्ञा पत्र में क्लियर नहीं की गई थी। तो इस वजह से एक विवाद उत्पन्न हो गया। 1813 के इस आज्ञा पत्र में अस्पष्टता के कारण लोगों को विरोधाभास का सामना करना पड़ा। साहित्य अथवा विद्वानों का अर्थ पाश्चात्य विद्वानों और साहित्य से या फिर भारतीय विद्वान और साहित्य से जोड़ना है, ये बात इस आज्ञा पत्र में स्पष्ट नहीं लिखी गई थी। जो 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जानी थी वो संस्कृत, हिंदी, अरबी या फारसी यानी कि भारतीय साहित्य में खर्च होनी है या फिर लैटिन या अंग्रेजी साहित्य पे खर्च करनी है, ये बात इस आज्ञा पत्र में नहीं क्लियर की गई। और विद्वान भी पाश्चात्य होंगे या फिर भारतीय होंगे, इस बात को भी इस आज्ञा पत्र में क्लियर नहीं किया गया था। भारतीय विद्वान का अर्थ भिन्न भिन्न रूप में लोग ले रहे थे। इस प्रकार का विवाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही नहीं अपितु भारत में भी हो गया। यानी कि ये जो 1 लाख रुपए की राशि कंपनी द्वारा दी जाएगी भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, साहित्य को बढ़ावा और विद्वानों को प्रोत्साहन देने की बात जो कही गई थी, इससे रिलेटेड जो बिंदु स्पष्ट नहीं किए गए, इसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो विवाद हुआ ही हुआ, साथ में भारत में भी इस बात पर बहुत बड़ा विवाद हो गया। और इस विवाद की वजह से भारत 2 खेमों में बंट गया था। और इन एक खेमे का नाम था प्राच्यवादी या प्राचीवादी और दूसरा था पाश्चात्यवादी। यानी कि प्राच्यवादी में वो लोग आते थे जो भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करते थे, और पाश्चात्यवादी जो है वो साहित्य का मतलब अंग्रेजी और लैटिन साहित्य से और अंग्रेजी या पाश्चात्य विद्वानों से लगा रहे थे। तो इसलिए इन दोनों खेमों में बहुत अधिक विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों मत के गुट अपने अपने तरह से 1813 का आज्ञा पत्र की व्याख्या कर रहे थे। तो दोनों प्राच्यवादी अपने तरीके से और पाश्चात्यवादी अपने तरीके से इस 1813 के आज्ञा पत्र की व्याख्या कर रहे थे। अब देखिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद एक्चुअली में था क्या। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 आज्ञा पत्र से हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा कि 1813 के आज्ञा पत्र में जब 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई तो उसमें ये बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई कि भारतीय साहित्य और विद्वानों पर ये राशि खर्च की जाएगी या फिर पाश्चात्य साहित्य और पाश्चात्य विद्वानों पर खर्च की जाएगी। तो इसलिए ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद खड़ा हो गया। इसी आज्ञा पत्र के कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद का आरंभ हुआ। यानी कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद किस वजह से आरंभ हुआ, तो 1813 के आज्ञा पत्र की वजह से ये विवाद आरंभ हुआ था। ये धारा 43 के अंतर्गत आता था उस समय, और कंपनी इसके लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी, ये बात कही गई थी। तो राशि भी पूछी जाए तो 1 लाख रुपए की राशि जो है वो खर्च करने की बात 1813 के आज्ञा पत्र में कही गई थी। इस आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भारत में विद्वान, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का उदाहरण पाश्चात्य होगा या भारतीय। यानी कि भारत में आकर जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में आकर किस प्रकार के साहित्य और किस प्रकार के विद्वान को बढ़ावा देगी। यानी कि पाश्चात्य साहित्य और विद्वान होंगे या फिर भारतीय साहित्य और विद्वान होंगे, ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी, जिसके कारण ये प्राच्य और पाश्चात्य गुट बनाए गए थे या बन गए थे। प्राच्यवादी वर्ग के बारे में हम अलग से पढ़ते हैं कि प्राच्यवादी वर्ग का मानना क्या था। तो इस 1813 के आज्ञा पत्र में विद्वान और शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का अर्थ भारतीय विद्वान, शिक्षा और ज्ञान विज्ञान से है। यानी कि प्राच्यवादी वर्ग जो था उनका ये मानना था कि 1 लाख रुपए की धनराशि जो खर्च करने की बात कही गई है, तो वो ये धनराशि भारतीय साहित्य पे ही खर्च होगी और भारतीय विद्वानों को ही प्रोत्साहित करने के लिए खर्च की जाएगी। ये प्राच्यवादी वर्ग का मानना था। ये लोग ये चाहते थे कि भारत में कंपनियां भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्कृत, हिंदी और अरबी भाषा को माध्यम बनाए। यानी कि साहित्य कौन कौन से विषय का होगा, संस्कृत का होना चाहिए, हिंदी का और अरबी भाषा का होना चाहिए, ये प्राच्यवादियों का मानना था। अर्थात उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। तो जो 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी वो इन सारे साहित्य पर खर्च की जाएगी और उनकी मातृभाषा में ही भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी। भारत में शिक्षा का आधार भारतीय साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान पर आधारित हो। यानी कि साहित्य जो है वो भारतीय साहित्य होना चाहिए, ये प्राच्यवादियों का मानना था। कुछ प्राच्यवादियों
का मानना था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की सामान्य जानकारी भी भारतीयों को दी जानी चाहिए। यानी कि प्राच्यवादियों का मानना था कि मुख्य रूप से भारतीय साहित्य को और भारतीय विद्वानों को जो है भारतीय साहित्य को बढ़ावा दिया जाएगा और भारतीय विद्वानों को ही प्रोत्साहित किया जाएगा, बल्कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के बारे में भारतीयों को दी जा सकती है। ठीक है। और उसके बाद प्राच्यवादी लोग भी दो धारणा रखे हुए थे। तो ये धारणा क्या थी? एक वर्ग ये चाहता था कि भारतीयों की शिक्षा भारतीय भाषा और साहित्य पर आधारित होनी चाहिए, किंतु पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि मेनली ज्यादातर राशि जो है वो भारतीय भाषा और साहित्य पर खर्च हो और थोड़ा सा उन्हें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की जानकारी देनी चाहिए। और भारत की अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति की रक्षा के लिए उसकी भाषा और साहित्य की शिक्षा देना भारतीयों के हित में होगा। यानी कि प्राच्यवादियों का मानना था कि भारतीय लोगों की जो शिक्षा है वो उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही उनको देनी चाहिए। तो इसलिए प्राच्यवादी जो है वो भारतीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए उसका प्राच्यवादी का जो है वो उसको आगे बढ़ा रहे थे। ब्रिटेन के हित में सोचने वाले प्राच्यवादी लोगों का इसके विपरीत ही तर्क था। यानी कि अभी मैंने बताया कि जो प्राच्यवादी लोग थे उनकी भी दो धारणा थी। तो पहली धारणा तो ये हो गई और दूसरी धारणा थी कि भारतीयों को गंवार अथवा अनपढ़ समझा करते थे। उनका मानना था कि भारतीय लोग पाश्चात्य भाषा और साहित्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य ही नहीं है। यानी कि कुछ प्राच्यवादी ऐसे भी थे जिनका मानना था कि पाश्चात्य भाषा को पाश्चात्य साहित्य को भारतीय लोग नहीं समझ सकते क्योंकि भारत के लोग गंवार और अनपढ़ हैं। इसलिए प्राच्यवादी लोगों का मानना था कि इन भारतीय लोगों को भारतीय साहित्य ही पढ़ाया जाए, उनको पाश्चात्य भाषा या पाश्चात्य साहित्य के बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि भारत के लोग गंवार और अनपढ़ थे। उनका यह भी मानना था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और साहित्य की शिक्षा देने पर भारतीय लोग अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। और कुछ लोग प्राच्यवादी लोगों का समर्थन इसलिए भी कर रहे थे कि यदि भारत के लोगों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के बारे में जानकारी हो जाएगी, अंग्रेजी वो लोग जान जाएंगे और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के बारे में जान जाएंगे, तो वो लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सकते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं या उनके रणनीति को समझ सकते हैं। इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए जिससे वो अंग्रेजों का विरोध ना कर सके। ब्रिटेन के हित में सोचने वाले प्राच्यवादी लोगों का इसके विपरीत ही तर्क था। और भी बहुत सारी मत जो हैं प्राच्यवादियों ने रखी। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके भारतीय लोग भी पाश्चात्य देशों के समकक्ष हो जाएंगे, फिर इन्हें आसानी से मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। यानी कि प्राच्यवादी समर्थक जो थे उनका ये भी मानना था, इसलिए भी वो लोग प्राचीन शिक्षा भारतीयों को देना चाहते थे कि अगर भारत के लोग पाश्चात्य शिक्षा जान जाएंगे तो वो अदर कंट्रीज के समकक्ष खड़े हो पाएंगे, अदर कंट्रीज के जो शिक्षा है उसके बारे में समझ पाएंगे और फिर इनको मूर्ख बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि उनको नॉलेज हो जाएगी, इसलिए उनको मूर्ख बनाना आसान नहीं होगा। तो इस वजह से जो है भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्राच्यवादी वर्ग का गठन हुआ था, जिसके कारण यहाँ व्यापार करने में कठिनाई आ सकती है। तो जब वो लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की जानकारी भारतीयों को हो जाएगी तो वो व्यापार में भी अपना लाभ और हानि समझ सकेंगे, जिससे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भारत में व्यापार करने में कठिनाई आ जाती। इसलिए उनको भारतीय शिक्षा ही दी जानी चाहिए, ऐसा प्राच्यवादियों का मानना था। इस प्रकार की दृष्टि रखने वाले लोग यह भी तर्क रखते थे कि पाश्चात्य देशों की भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके भारतीय लोग जागरूक हो जाएंगे, जो कि ब्रिटेन की कंपनियों और शासन व्यवस्था को चुनौती देंगे। ऐसा मानना था जो ब्रिटेन के हित में सोचने वाले जो प्राच्यवादी थे, उनका ये मानना था कि अगर भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी, पाश्चात्य ज्ञान जो है भारतीयों को यदि दिया जाएगा तो भारतीय लोग जागरूक हो जाएंगे और उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उनकी शासन व्यवस्था को चुनौती देंगे। इसलिए भारतीयों को उनकी ही शिक्षा साहित्य
का ज्ञान देना चाहिए, ना कि पाश्चात्य ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि अगर पाश्चात्य ज्ञान भारतीय लोग जान गए तो अंग्रेजों का जो शासन था उसको चुनौती देने के लिए कई भारतीय खड़े हो जाएंगे। इस वजह से ब्रिटेन के हित में सोचने वाले जो प्राच्यवादी थे उन्होंने इस बात का समर्थन दिया कि भारतीयों को भारतीय साहित्य ही पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत में अपना व्यापार करना, शासन चलाना आसान नहीं रहेगा। इसलिए भारत में पाश्चात्य देशों की शिक्षा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए। तो जो ब्रिटेन के हित में सोचने वाले प्राच्यवादी थे वो तो जानते ही थे कि यदि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान हो जाएगा तो वह भारत में खुद भी शासन व्यवस्था अच्छे से चलाएंगे, तो ब्रिटिश शासन जो था उनका जो है प्रभाव कम हो जाएगा भारत में। इसलिए पाश्चात्य शिक्षा जो है वो भारतीयों को नहीं दी जानी चाहिए। उनको भारतीय शिक्षा ही संस्कृत, अरबी जैसी भाषाओं का ज्ञान ही उनको देना चाहिए। पाश्चात्यवादी वर्गों का क्या मानना था कि ये लोग चाहते थे, ब्रिटेन के प्रति अपनी विशेष निष्ठा रखते थे कि जो पाश्चात्य वर्ग थे ये ब्रिटेन की शिक्षा को अधिक बढ़ावा इसलिए देना चाहते थे क्योंकि ये ब्रिटेन के प्रति निष्ठा रखते थे। 1813 में दिए गए आदेश जिसमें धारा 43 के तहत 1 लाख रुपए भारत में साहित्य, ज्ञान विज्ञान विद्वानों को प्रोत्साहन, शिक्षा के प्रचार प्रसार में कंपनी द्वारा खर्च किया जाना था। इस खर्च को कंपनी के पाश्चात्य वर्ग ने पाश्चात्य साहित्य, ज्ञान विज्ञान और विद्वानों से जोड़ दिया। यानी कि जो पाश्चात्यवादी वर्ग था ये ब्रिटेन का समर्थक था, ये ब्रिटेन लोगों के प्रति निष्ठा रखता था। इसलिए इनका मानना था कि धारा 43 के अंदर जो 1 लाख रुपए की धनराशि भारत में खर्च होनी है वो पाश्चात्य साहित्य पर खर्च हो, वो पाश्चात्य विद्वानों पर खर्च हो, ऐसा पाश्चात्यवादी वर्ग का मानना था। पाश्चात्यवादी लोग क्या चाहते थे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में हो किंतु माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, है ना। तो पाश्चात्य वर्ग के जो लोग थे उनका मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना चाहिए, जिससे कि जब अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को प्राप्त होगी तो उनको सस्ती मजदूरी पर जो है काम पर रख लेंगे ब्रिटिश के लोग। भारतीयों को भारतीय शिक्षा पद्धति से नहीं अपितु पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो पाश्चात्यवादी वर्ग का मानना था कि भारतीयों को शिक्षा जो देनी चाहिए वो अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस वर्ग के लोगों का यह भी मत था कि भारतीय विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए। तो जो पाश्चात्यवादी वर्ग के लोग थे उनका ये भी मानना था कि उनका एक उद्देश्य उनके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था, तो शिक्षा के माध्यम से वो भारतीय विद्यालयों में ईसाई धर्म को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहते थे, ये पाश्चात्य वर्ग के लोगों का मानना था। इस प्रकार की शिक्षा से भारत में शैक्षिक स्तर में प्रगति होने का आसार तो था ही, लोगों ने समर्थन भी किया, परंतु पाश्चात्यवादी वर्ग के लोगों में यह मानसिकता कतई नहीं थी कि वह भारतीय लोगों को सभी शिक्षित, स्वावलंबी और जागरूक बना सके, क्योंकि वह ब्रिटेन के हितों की दृष्टि से सोचते थे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ब्रिटिश शासन था वो क्यों भारत में 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करना चाहता था, क्योंकि ब्रिटिश की मानसिकता ये थी कि भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाए, भारत के लोगों पर शासन किया जाए, और अगर उनको अंग्रेजी शिक्षा दे दी जाएगी तो उनको जो है कम पैसों पर, कम मजदूरी पर भारत में ही मजदूरी पर लगा दिया जाएगा और उनके पैसे भी कम खर्च होंगे और उनका काम भी अच्छे से हो जाएगा। तो उनका मेन उद्देश्य भारत में शिक्षा का प्रसार करना ये नहीं था कि भारत को सभ्य या शिक्षित बनाया जाए, बल्कि ब्रिटेन का हित था, इसलिए वो भारत में 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करना चाहते थे शिक्षा पर। अतः उनकी दृष्टि ब्रिटेन की थी, जो कि ये चाहते थे कि भारत में पश्चिमी धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए, विकास किया जाए। तो भारत में पाश्चात्यवादी शिक्षा पर जब खर्च किया जाएगा तो पश्चिमी धर्म की, पश्चिमी संस्कृति जो है, अंग्रेजी शिक्षा जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसका प्रचार प्रसार होगा। इसलिए जो है पाश्चात्यवादी वर्ग चाहता था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। कंपनी व्यापार को और मजबूत अथवा शासन कार्य करने के लिए यहाँ के नीचे तबकों पर काम करने वाले भारतीयों को अंग्रेजी सिखाना चाहते थे, जो उनके लिए
कर्म निष्ठा और स्वामी भक्त हो सके। यानी कि जब वो भारतीयों को अंग्रेजी सिखाएंगे तो भारतीय लोग की ये मेंटालिटी बन जाएगी, भारतीय लोगों का ये विचार बन जाएगा कि अंग्रेज जो है वो उनका हित चाहते हैं और उनको काम देना चाहते हैं, इसलिए वो भारतीय लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से उनका व्यापार आसानी से चल सके। तो जब भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दे दी जाएगी तो शासन व्यवस्था में कुछ भारतीयों को कम मजदूरी पर रख लिया जाएगा, जिससे कि ब्रिटिश का जो व्यापार है वो और ज्यादा अधिक आसानी से चल सकता। इसलिए भारतीयों को वो पाश्चात्य शिक्षा देना चाहते थे। इस प्रकार की दृष्टि रखने वाले लोगों का मानना था कि भारत में ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो विचारों से अंग्रेज हों किंतु हो भारतीय, जो उनकी सेवा कर सके। यानी कि जब भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी तो भारतीय ये सोचेंगे कि ब्रिटेन के लोगों को भारत की बहुत चिंता है, भारतीय लोगों की बहुत चिंता है, और जो ब्रिटिश शासन था वो भारत में ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते थे जिनकी सोच, जिनकी विचार जो है वो ब्रिटिश के हित में हो, लेकिन ऊपर से वो भले भारतीय हो। यानी कि वो ऐसा करना चाहते थे कि भारतीय लोगों की मेंटालिटी, उनके विचार, उनकी शिक्षा पाश्चात्य हो, अंग्रेजी हो, लेकिन वो भारतीय हो, जिससे कि वो उनकी बहुत अधिक सेवा कर सके। ब्रिटेन के हित की दृष्टि रखने वाले लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि भारत में ब्रिटिश शासन और कंपनी की जड़ें मजबूत हों और उनके लाभ को अधिक बढ़ाएं। तो जब भारत में पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी तो भारतीय सोचते हैं कि ब्रिटिश को भारतीय लोगों की बहुत अधिक चिंता है, बहुत अधिक लाभ देना चाहते हैं भारतीयों को, बल्कि ब्रिटिश का शिक्षा देने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन और कंपनी की जड़ें भारत में मजबूत कर दी जाएं। जब वो शिक्षा देंगे भारतीयों को तो भारतीयों को लगेगा कि ब्रिटिश उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, उनका हित चाहता है, उनका लाभ चाहता है, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपनी शासन व्यवस्था को और अधिक फैलाने के लिए सिर्फ भारतीयों का यूज कर रहा था, सिर्फ उनको दिखाने के लिए भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 1813 का जो आज्ञा पत्र है वो बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं और टेट, सुपर टेट में और बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सेशन आप पूरा देखिएगा। और इससे पहले भी मैं 2 सेशन प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट से लेकर आ चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से। थैंक यू।